तो हम इतिहास लेखन के बारे में बात करते थे। जब हम इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं तब इतिहास विषय के अंदर हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही घटना के ऊपर या इतिहास में एक ही तथ्य के ऊपर विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग अपने मत दिए जाते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक कौन थे, उसके अंदर अलग अलग विद्वान जो हैं वो अपना अलग अलग मत देते हैं। जैसे डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप जो है वो कहते हैं कि आर्यों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की गई थी, जबकि मैन के व्हीलर आदि जो विद्वान है वो कहते हैं कि सुमेरियन लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की। और मैं जॉन मार्शल व्हीलर ने तो हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता का एक उपनिवेश मानने का कार्य किया है। इसके अलावा राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उनकी अगर बात करें तो वो कहते हैं कि द्रविड़ लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की थी। इसी तरीके से कुछ विद्वान कहते हैं कि भूमध्य सागरियों के द्वारा लोगों ने भूमध्य सागरीय लोग थे उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की। इसके बाद में इस हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग धारणाएं प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार चाहे कोई भी घटना हो, चाहे समय काल को लेकर हो, किसी राज्य के उत्थान को लेकर हो, पतन के लेकर के हो, साम्राज्यवादी प्रणाली को लेकर हो, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हो, इतिहास के अंदर हर जगह पर हमारे को मतैक्य देखने को नहीं मिलता है, अलग अलग मत दिए जाते हैं। ये जो अलग अलग मत देखने को मिलते हैं उसका जो मुख्य कारण है वो है इतिहास लेखन। इतिहास और इतिहास लेखन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इतिहास को जिन दृष्टिकोण के आधार पर लिखा जाता है, यानी कि जिस दृष्टिकोण को आधार मान करके इतिहास को लिखा जाता है, उस इतिहास इसी को इतिहास लेखन के नाम से पुकारा जाता है। न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास को देखने की अगर दृष्टिकोण की बात करें तो कई तरह के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण प्रचलन में रहे हैं, जिसके अंदर धार्मिक इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, प्राच्यवादी इतिहास लेखन, प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन, एनाल्स इतिहास लेखन, कैम्ब्रिज इतिहास लेखन, रांके इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इस प्रकार की कई प्रकार की इतिहास लेखन की विभिन्न परंपराएं हमारे को देखने को मिलती हैं। और इसी कारण इतिहास के अंदर हमारे को अलग अलग विद्वानों के मत देखने को मिलते हैं। इतिहास को अगर समझना चाहें तो सबसे पहले हमारे को इतिहास लेखन को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इतिहास लेखन को समझेंगे तभी हम इतिहास विषय की प्रकृति को और उसका निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम कुछ इसी तरीके के इतिहास लेखन के दृष्टिकोणों की बात करते हैं। पहला जो इतिहास लेखन का दृष्टिकोण या अवधारणा जो हमारे सामने आती है वो आती है धार्मिक इतिहास लेखन। धार्मिक इतिहास लेखन सामान्यतः धार्मिक इतिहास लेखन हमारे को प्राचीन इतिहास के अंदर देखने को मिलता है। फिर चाहे वो विश्व इतिहास हो, चाहे भारतीय इतिहास हो, चाहे क्षेत्रीय इतिहास, स्थानीय इतिहास, कोई भी इतिहास हो, किसी भी देश का प्राचीन इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास में हमारे को
धार्मिक इतिहास लेखन देखने को मिलता है। इस प्रकार की इतिहास लेखन की परंपरा जो है, वैसे तो भारत के अंदर भी इस प्रकार की इतिहास लेखन परंपरा रही। जैसे कि प्राचीन इतिहास को हम पढ़ते हैं तो वहां पर जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं वो शायद साहित्यिक स्रोत हो या धार्मिक अभिलेखीय स्रोत हो, उन स्रोतों को धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। जैसे कि भारत के बारे में जानकारी जो मिलती है सबसे प्राचीन तक अभिलेखों के रूप में, वो मिलती है हमारे को हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के ऊपर देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की अगर मोहरों को देखें तो वहां पर भी हमारे को धार्मिक मोहरें देखने को मिलती है, जिसके ऊपर पशुपतिनाथ की मूर्ति देखने को मिलती है, देवी के रूप की मूर्ति देखने को मिलती है और धरती माता की मूर्ति देखने को मिलती है। इस तरीके की मूर्तियां देखने को मिलती है। इसके बाद वैदिक काल के अंदर जानकारी देने वाला एकमात्र जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो है बोगज कोई अभिलेख। एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। हालांकि ये हित्ती और मितानी दो साम्राज्यों के मध्य में जो संघर्ष हुआ था उसके लिए जो संधि हुई उस संधि के तौर पर लिखा हुआ अभिलेख है। ये विश्व इतिहास का प्रथम अभिलेख है जिसमें संधि और युद्ध का स्पष्ट लिखित रूप में उदाहरण देखने को मिलता है, उस संधि के नियम देखने को मिलते हैं। लेकिन वो भी एक धार्मिक रूप से जोड़ा जाता है क्योंकि उसके अंदर भी इंद्र, नातस्य, अश्वनी कुमार आदि मित्र आदि देवताओं को साक्षी रख करके संधि करने का कार्य किया था, तो उसमें भी देवताओं का नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा वेदों को देख लें, ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि जो हैं वो नॉर्मली धार्मिक इतिहास के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध विद्वान अश्वघोष, पाणिनि, जैन ग्रंथ आदि के अंदर हमारे को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने को मिलता है। तो नॉर्मली वो धर्म से जुड़े गए हैं। लेकिन धार्मिक इतिहास लेखन की परंपरा को समझने के लिए हम विश्व इतिहास में देखें तो ईसाई परंपरा को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के रूप में अगर ईसाई परंपरा को देखें तो प्राचीन विश्व का इतिहास जो है, ईसाई परंपरा के अंदर इतिहास जो है उसको धर्म से जोड़ने का कार्य किया, मतलब भगवान से जोड़ने का कार्य किया। इसमें इस प्रकार का लेखन किया गया कि जो घटना घटी है वो भगवान के द्वारा यानी कि ईश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित थी और वही घटना बाद में घटने का कार्य करती है। वो विधाता के द्वारा या भगवान के द्वारा पहले ही निर्धारित होती है जो भी घटना घटती है। वो इस तरीके का इतिहास लेखन किया गया। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद में ईसाई धर्म का नेतृत्व करने वाले एक जो संत हुए, उन संत का नाम था संत पौल। नागार्जुन को भी बौद्ध धर्म का संत पौल कहा जाता है। तो ये प्रसिद्ध ईसाई धर्म में संत हुए। ईसा मसीह के बाद में जो ईसाई धर्म का नेतृत्व किया वो संत पौल के द्वारा किया गया। संत पौल ने विश्व के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया और उन तीनों भागों का नेतृत्व क्रमश पहले भाग का नेतृत्व आदम ने, दूसरे भाग का नेतृत्व मूसा ने और तीसरे भाग का नेतृत्व ईसा के द्वारा किया गया। इस प्रकार इन्होंने इतिहास जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया और तीनों का नेतृत्व करता भगवान से जुड़े हुए दूतों को मानने का कार्य किया। नॉर्मली ईसाई परंपरा में यह माना गया कि वास्तव में जो इतिहास है उसकी जानकारी भगवान ने ईसा मसीह को दी और ईसा मसीह ने धरती पर आकर के हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी देने का कार्य किया। जैसे कि संत पौल ने यह लिखा है कि रोमन साम्राज्य की स्थापना खुद भगवान के द्वारा की गई थी और भगवान की ये
सूचित एक योजना की प्रकार थी, यानी कि एक योजना थी भगवान की रोमन साम्राज्य की स्थापना करना। इसके बाद धार्मिक इतिहास लेखन में एक और विद्वान का नाम आपने सुना होगा, टोलेमी। इस टोलेमी ने यह लिखा कि जब ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहा भगवान ने, तो उसने रोमन साम्राज्य का पतन कर दिया। सामान्य तौर पर 476 ईस्वी के अंदर रोमन साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, तो टोलेमी ने लिखा कि जब ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहा तो भगवान ने रोमन साम्राज्य का पतन कर दिया। इस प्रकार की बातें इन्होंने लिखने का कार्य किया। इसके अलावा टोइन भी एक यूरोपीय विद्वान था। यह टोइन भी धार्मिक इतिहास लेखक था। इसके अलावा नेबूर का नाम भी धार्मिक इतिहास लेखन में प्रसिद्ध माना जाता है। नेबूर ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि खुद जो ईसा है वही इतिहास है, यानी कि भगवान ईसा को ही इसने इतिहास मान लिया। इस प्रकार की इतिहास की परिभाषा नेबूर के द्वारा दी गई थी। इसके बाद टेर्तियन नाम भी इसी कड़ी में आता है। टेर्तियन ने सर्वप्रथम हिब्रू और रोमन इतिहास, हिब्रू और रोमन भाषा के इतिहास को दोनों को मिला करके पहली बार विश्व इतिहास लिखने की प्रणाली जो शुरू की वो टेर्तियन के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद अफ्रीकन्स भी धार्मिक इतिहास में माना जाता है। भारत के अंदर देखें तो अश्वघोष, पाणिनि, पतंजलि और बाकी धार्मिक ग्रंथ तो हैं जो बौद्ध, जैन आदि धार्मिक ग्रंथ हैं, वो भी धार्मिक आधार पर लिखे गए। इस आधार पर प्राचीन भारत को देखें या प्राचीन विश्व को देखें, जो भी प्राचीन इतिहास है वो टोटल धार्मिक इतिहास लेखन के आधार मान करके लिखने का कार्य किया था। इसके अलावा ऑगस्टाइन भी प्रसिद्ध धार्मिक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन इतिहास लिखा गया वो पूरा धार्मिक इतिहास लिखा गया था। बटरफील्ड भी इसी इतिहास लेखन में आते हैं। बटरफील्ड एक रोमन इतिहासकार बीदी हुए, वो बीदी भी इसी इतिहासकार में आते हैं। ली करके इतिहासकार हुए रोम में, वो भी धार्मिक इतिहास लेखन में शामिल किए जाते हैं। तो प्राचीन जो इतिहास था उसको धर्म के आधार पर लिखा गया, और आज भी हम लोग प्राचीन इतिहास को जब पढ़ते हैं तो चाहे वो विश्व का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो, नॉर्मली उसके बारे में जानकारी हमारे को धार्मिक ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। जैसे सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का की ज्यादातर जो जानकारी है वो धार्मिक ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ हैं, आदि जो ग्रंथ लिखे गए उनके अंदर इनके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास लेखन की सर्वप्रथम जो प्रचलित परंपरा थी वो थी धार्मिक इतिहास लेखन। लेकिन धार्मिक इतिहास लेखन केवल प्राचीन काल के अंदर ही हुआ। मध्यकाल और आधुनिक काल में मुख्य रूप से धार्मिक इतिहास लेखन नहीं हुआ। हालांकि कुछ इस्लाम इतिहास को देखें तो मध्यकाल के अंदर धार्मिक इतिहास लेखन जरूर हुआ। बाकी धार्मिक इतिहास लेखन प्राचीन काल को लेकर के ही मिलता है। दूसरी जो इतिहास लेखन की प्रचलित परंपरा रही वो थी प्राच्यवादी इतिहास लेखन। धार्मिक इतिहास लेखन भारत के अंदर कई यूरोपीय विद्वानों के द्वारा भी किया गया। जैसे व्हीलर का नाम, मार्टिमर व्हीलर जो है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में लिखा था कि आर्य लोग जो हैं वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे।
जबकि हड़प्पा के लोग जो थे वो अनार्य थे और वो ईश्वर की इंद्र की पूजा नहीं करते थे। इसीलिए आर्य लोगों ने इंद्र के सामने आह्वान किया कि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर तुम वज्र डाल करके उसको नष्ट कर दो, क्योंकि वो तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आर्यों के देवता इंद्र ने अपना वज्र फेंका हड़प्पा के ऊपर और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार की धारणा वीर के द्वारा दी गई थी। तो वो भी एक प्रकार का धार्मिक इतिहास ही है, क्योंकि धर्म से जोड़ने का कार्य किया है वीर ने भी। प्राच्यवादी इतिहास लेखन। प्राच्य या पूर्वी एशियाई देशों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है वो पुनर्जागरण काल के अंदर हुआ। पुनर्जागरण काल के अंदर जो ईसाई चित्रकला थी उसके अंदर दो प्रकार की चित्रकलाएं की गई, जिसके अंदर दो शब्दों को काम में लिया। एक तो प्राच्य और एक पश्चिमी। प्राच्य का मतलब है पूर्वी देशों में। इस धारणा के अंदर जो यूरोपीय विद्वान लोग थे उन्होंने प्राच्य या पूर्वी जो देश हैं उनको असभ्य बताने का कार्य किया और जो पश्चिमी अपने यूरोपीय देश हैं उनको सभ्य बताने का कार्य किया। तो प्राच्यवादी इतिहास लेखन में मूलतः यूरोपीय विद्वानों के द्वारा पूर्वी लोगों को असभ्य और बर्बर साबित करने का कार्य किया है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को निम्न साबित करने का कार्य किया। इस प्रकार प्राच्यवादी इतिहास लेखन के अंदर जिन विद्वानों ने इस प्रकार का इतिहास लेखन किया, उस इतिहास लेखन में उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि जो भी पूर्वी देश हैं वो सभी असभ्य देश हैं और जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं जैसे इंग्लैंड है वगैरह जो देश हैं वो सभ्य देश हैं। इस प्रकार प्राच्यवादी विद्वानों ने पूर्वी देशों को असभ्य मान करके ये साबित कर दिया कि पूर्वी देश असभ्य हैं, इसीलिए भगवान ने हम सभ्य लोगों को पूर्वी देशों को उपनिवेश के रूप में हमारे को भगवान ने सौंपा है ताकि हम लोग वहां पर सभ्यता का विकास कर सकें। यानी कि भारत का साम्राज्य हम अंग्रेजों को भगवान ने खुद ने हमारे को विधाता ने दिया है ताकि हम भारत के अंदर एक नवीन सभ्यता का विकास कर सके, क्योंकि वहाँ के लोग असभ्य और बर्बर लोग हैं, इसलिए उनको हम सभ्यता सिखा सके। इसीलिए भारत को हमने उपनिवेश बनाने का कार्य किया है। इस प्रकार का इतिहास लेखन इसमें किया गया था। अब प्राच्य यानी कि पूर्वी देशों को असभ्य मानने का और मूर्ख मानने का दावा किया था। इस प्रकार के जो इतिहास लेखन है इसके अंदर वैसे तो कई यूरोपीय विद्वानों का नाम आता है, लेकिन इनमें जेम्स मिल नाम, विल्किंस का नाम भी प्रसिद्ध रहा। मैक्स मूलर का भी प्राच्यवादी इतिहास लेखन में नाम आता है। इन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां की गई। विलियम जोन्स भी इसी इतिहास लेखन से संबंधित थे। जेम्स मिल एक प्राच्यवादी इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों के अंदर विभाजित किया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि प्राचीन जो भारत है उसको हिंदूकालीन भारत, मध्यकालीन भारत है उसको मुस्लिम कालीन भारत और आधुनिक भारत को ब्रिटिश कालीन भारत के अंदर विभाजन करने का कार्य किया था जेम्स मिल ने। विल्किंस वो विद्वान थे जिन्होंने गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। मैक्स मूलर के बारे में हम जानते ही हैं। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 के अंदर की थी। ये वो प्राच्यवादी इतिहासकार थे
जिन्होंने भारत के अंदर आकर के भारतीय इतिहास को उजागर किया और प्राचीन इतिहास को पढ़ने का कार्य किया। हालांकि प्राचीन इतिहास को पढ़ने का इनका जो उद्देश्य था वो कुछ और ही था। जैसे कि विलियम जोन्स ने एक जगह पर लिखा कि पूर्वी देशों के यानी कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही असभ्य लोग हैं, क्योंकि भारतीय लोग ये समझते हैं कि सूर्य का जो उदय होता है, सूरज जो उदय होता है, वो केवल भारतीय लोग कहते हैं कि हमारे लिए ही होता है, यानी कि हमारे को उजाला देने के लिए सूर्य भगवान का उदय होता है। ये भारतीय लोगों की धारणा है। ये बात की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने, ठीक है। इसी प्रकार जेम्स मिल, मैक्स मूलर वगैरह जो थे वो भी प्राच्यवादी इतिहास लेखन के अंदर शामिल किए जाते हैं। मैक्स मूलर ने भारतीय लोगों को बढ़कर असभ्य, कामचोर और चोरों का दर्जा देने का कार्य किया था जेम्स मिल ने। इस इतिहास लेखन के अंदर और भी कई विद्वानों का नाम आता है। तो इनकी मूलभूत धारणा यही थी कि इन्होंने पूर्वी देशों को असभ्य मान करके इतिहास लिखने का कार्य किया। ये प्राच्यवादी इतिहास लेखन था जिसमें मूलतः उन्होंने पूर्वी या प्राच्य देशों को असभ्य मान करके वहां की जो सभ्यता थी या प्रशासन था उसको भी इन्होंने असभ्य मानने का कार्य किया और उनको निम्न साबित करने का कहीं कहीं कार्य किया है कि वो लोग बर्बर हैं, असभ्य हैं, संस्कृति का विकास उनमें हुआ नहीं है और इसीलिए भगवान ने पूर्वी देशों को सभ्य बनाने के लिए भारत जैसे उपनिवेशों को हमारे हाथ सौंपा है। इसलिए इन्होंने अपनी साम्राज्यवादी जो परंपरा है, साम्राज्यवादी जो उद्देश्य है, उनको सही ठहराने का कार्य किया है। तीसरा, इसी प्राच्यवाद पे इतिहास लेखन का ही एक पार्ट देख सकते हैं कि एक भाग ही है जिसका नाम है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। सामान्यतः ये सवाल पूछा जाता है कि क्या भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कभी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन किया गया? तो सामान्यतः इसका उत्तर है कि नहीं, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कभी भी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन नहीं किया गया, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वो ये था कि भारतीय इतिहास के अंदर कहीं पर भी हमारे को ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां भारतीय लोगों ने अपना साम्राज्य विदेशों के अंदर स्थापित किया हो। हम अगर भारतीय होने पर अपने आप पर अगर गर्व कर सकते हैं तो वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की परंपराओं को देख करके न केवल हम लोग बल्कि यूरोपीय लोगों ने भी प्राचीन भारत को स्वर्ण काल कह करके पुकारने का काम किया है। प्राचीन भारत के अंदर हमारे को एक जरूर ऐसा समय काल देखने को मिलता है जहां पर हम भारतीयों ने भी बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था और वो इतिहास के अंदर एक टॉपिक के रूप में नजर आता है बृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया। जो नॉर्मली हमारे जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें इसका नाम भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार कहकर के संबोधित किया जाता है। ये वो समय काल था जब भारतीयों की संस्कृति न केवल हमारी संस्कृति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका तक बल्कि काश्गर, खोता, यारकंद, ओमान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि, वियतनाम जैसे देशों के अंदर, चीन उत्तर में चीन, नेपाल आदि देशों के अंदर भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ था। ये एकमात्र समय काल था जब भारतीयों ने अपनी
अपने साम्राज्य का या संस्कृति का विदेशों में प्रचार किया था। और यही कारण है कि हमारे को बहुत कम उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जब भारतीय लोगों ने अपने साम्राज्य का विदेशों में प्रचार किया हो। और इसीलिए भारतीय इतिहासकारों के द्वारा साम्राज्यवादी इतिहास लेखन नहीं किया गया। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन मुख्यतः यूरोपीय विद्वानों के द्वारा किया गया। मध्यकाल के अंदर इंग्लैंड एक ऐसा देश था, हालांकि इस होड़ के अंदर साम्राज्य स्थापित करने वाले होड़ों में सर्वप्रथम स्पेन का, पुर्तगाल का आदि का नाम आता है, लेकिन इंग्लैंड ने अपने मध्यकाल में इतने उपनिवेश स्थापित किए थे कि उसके लिए एक वाक्य का प्रयोग किया जाता था कि इंग्लैंड का कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था ब्रिटेन का, क्योंकि बाकी देशों से उसको अपने आपूर्ति के जो भी वस्तुएं चाहिए थी वो कई कई उपनिवेशों से मिलती रहती थी। इसीलिए और यही कारण था कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय प्रणाली जो अपनाई थी इंग्लैंड को पराजित करने के लिए, उसका भी कारण यही था कि इंग्लैंड के हर देशों के अंदर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे उसने। अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में, चीन है, भारत है वगैरह कई देशों के ऊपर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार के इतिहास लेखन में जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित करने के जो उद्देश्य हैं उनको कहीं न कहीं सही का जामा पहनाने के लिए इस प्रकार का इतिहास लेखन किया गया, जिसमें उन्होंने नॉर्मली बताया कि हमने अपने उपनिवेश स्थापित करके दूसरे देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करके दूसरे देशों का हमने शोषण नहीं किया है, यानी कि भारत के अंदर हमने साम्राज्य स्थापित करके भारत का शोषण नहीं किया है, बल्कि वहां पर सभ्यता का विकास करने का कार्य किया है, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थापना करने का कार्य किया है। इस प्रकार का सही का जामा पहनाने के लिए इन्होंने ये कार्य किया था। इसके अलावा साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने स्थानीय जो प्रशासन थी, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उनको कहीं न कहीं गलत ठहराने का कार्य किया। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, आपने इस इतिहासकार का नाम जरूर सुना होगा, वी.ए. स्मिथ, विसेंट ऑर्थर स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। वी.ए. स्मिथ ने लिखा मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो निरंकुश शासक थे और उनकी शासन प्रशासनिक प्रणाली भी निरंकुश थी, और इसी निरंकुशता के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। इस प्रकार की बात लिखी थी वी.ए. स्मिथ ने। एक और विद्वान का नाम हमारे को पढ़ने को मिलता है, अल्फ्रेड लॉयल। अल्फ्रेड लॉयल ने एक जगह पर लिखा कि भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना नाम मात्र की भी नहीं थी, और इसीलिए हम अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठा करके भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया। इस तरीके से इन्होंने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को निम्न बता करके अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अच्छी और सभ्य बता करके इन्होंने इतिहास लेखन का काम किया। इसके अलावा इन्होंने वही प्राच्यवादी धारणा ही अपनाई जहां पर कहीं न कहीं भारतीयों को असभ्य और निम्न साबित करने का कार्य किया है। हालांकि इसमें वी.ए. स्मिथ, अल्फ्रेड लॉयल नामक विद्वान आते ही हैं, और प्राच्यवादी जो इतिहासकार हैं जेम्स मिल है, विलियम जोन्स है, मैक्स मूलर है, वो भी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये भी इसी का एक भाग था। हालांकि ये जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है उसकी शुरुआत जो है वो 1880 के अंदर मानी जाती है, जहां जॉन सीले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और उस पुस्तक से ही इस प्रकार की इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई थी। तो जॉन सीले भी
साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट आर्म और डिकिंसन जैसे विद्वान भी, रॉबर्ट आर्म का आधुनिक काल में नाम प्राप्त होता है हमारे को, जहां पर 1919 में फर्रुख सियार ने, मुगल बादशाह ने जब अंग्रेजों को बिना शुल्क के व्यापार करने का जो आज्ञा पत्र प्रदान किया था फर्रुख सियार मुगल बादशाह ने, उस 1919 का जो ये आज्ञा पत्र था, इसको आर्म नामक इसी इतिहासकार ने ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कह करके पुकारने का कार्य किया था। जॉन डिकिंसन का नाम भी इसी इतिहास लेखन में आता है। जॉन डिकिंसन वो विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय लोग इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते और इतिहास लिखने की परंपरा भारत के अंदर कभी रही ही नहीं है, क्योंकि वो इतिहास लिखना जानते ही नहीं है। ये बात जॉन डिकिंसन ने भारत के बारे में लिखी थी। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम का भी भारत के इतिहास में बहुत योगदान रहा और अलेक्जेंडर कनिंघम भी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में आते हैं। कर्नल जेम्स टोन, विलियम क्रूक, किंग रॉबर्ट बर्ट जैसे इतिहासकार जो है वो साम्राज्यवादी इतिहासकार में आते हैं। ग्रांट डफ है जिन्होंने मराठों के उदय को एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति बताने का कार्य किया था। ग्रांट डफ ने मालकम, मार्शमैन, हैमिल्टन आदि इस इतिहास लेखन के अंदर शामिल किए जाते हैं। भारत के अंदर पुरातात्विक विभाग की स्थापना करने वाले पहले विद्वान अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्होंने लॉर्ड कैनिंग के काल में 1860 के अंदर भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी कनिंघम बने थे। और सर्वप्रथम कनिंघम ने भारत के इतिहास को खोजने की शुरुआत तक्षशिला से शुरू की थी। इन्होंने सर्वप्रथम तक्षशिला के अंदर खोज की थी। इसके अलावा भरभूत, सारनाथ आदि जो स्तूप है उनकी खोज भी कनिंघम के द्वारा की गई थी। भरभूत के स्तूप के बारे में कनिंघम ने कहा था कि वास्तविक इसका निर्माण जो है वो सम्राट अशोक मौर्य ने किया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करने का कार्य किया। तो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार थे जिन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सही और स्थानीय यानी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न या गलत साबित करने का कहीं कहीं कार्य किया और अपने जो साम्राज्यवादी या उपनिवेश स्थापित करने के जो उद्देश्य थे उनको सही का जामा पहनाने के लिए इस प्रकार का इतिहास लेखन किया गया था। इन्होंने मूलत रूप से यही धारणा विकसित की कि हम यूरोपीय लोगों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करके भारतीय लोगों का कोई शोषण नहीं किया है, बल्कि उनको विकास की सीढ़ी पर लाने का कार्य किया है। एक नए तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था को सिखाने का कार्य किया है। इसलिए हर जगह पर हमारे को कई प्रकार के इतिहासकारों के कथन देखने को मिलते हैं जिसमें कहीं न कहीं भारतीय लोगों की बुराई की गई है, तो वो या भारतीय राजाओं की बुराई की गई है या भारतीय लोगों को विदेशी बताने का कार्य किया है। जैसे कि ये सभी विद्वान विदेशी विद्वान लोग हैं, उन्होंने राजपूतों को तो विदेशी माना ही है, किसी ने तो कुषाणों का वंशज, तो किसी ने हुणों का वंशज, किसी ने पार्थियनों का वंशज, किसी ने शकों का वंशज माना है। तो मूलत रूप से वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के आधार पर माना गया। ये था साम्राज्यवादी इतिहास का इतिहास लेखन। इसके बाद चौथा आता है प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन। प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन में
तो प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन के बारे में बात कर रहे थे। प्रत्यक्षवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो सेंट साइमन के द्वारा किया गया था। सेंट साइमन के द्वारा यूरोप के अंदर इस शब्दावली का प्रयोग हुआ था, सेंट साइमन के द्वारा। और अगस्ट काम्टे ने इसका दार्शनिकता का आधार तैयार किया गया था। प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन में इस बात पर जोर दिया कि इतिहास को लिखने के लिए सबसे जो मुख्य बात है वो स्रोत या प्रमाण होना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिकता के आधार पर इतिहास को लिखा जाना चाहिए। तो इन्होंने वैज्ञानिक प्रणाली के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देने का, बल देने का कार्य किया। इस इतिहास लेखन में कहा गया कि जो स्रोत है, प्रमाण है, उनको आधार मान करके, तथ्यों को आधार मान करके इतिहास लिखना चाहिए और अलौकिक ज्ञान की जगह पर व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर बल देने का कार्य किया प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन के अंदर। इस प्रकार के इतिहास लेखन में नॉर्मली जो विचारों के आधार पर या फिर कल्पनाओं के आधार पर इतिहास लेखन जो है उसको नकारा गया, उसकी आलोचना की गई और स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखने पर बल देने का कार्य किया था प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन के अंदर। इस प्रकार के जो इतिहास लेखन है उसके अंदर अगस्ट कॉम्टे, सेंट साइमन के अलावा कई विद्वान, फ्रांसिस बेकन आदि का नाम भी आता है। और फ्रांसिस बेकन ने प्रत्यक्षवाद का दार्शनिक आधार तैयार करने का कार्य किया था। फ्रांसिस बेकन पुनर्जागरण काल के अंदर प्रसिद्ध विद्वान हुए जिन्होंने अरस्तु की आलोचना करने का कार्य किया था और तथ्य के आधार पर और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को इतिहास में उचित माना तथा अलौकिक ज्ञान की जगह व्यवहारिक ज्ञान पर बल देने का कार्य किया। जॉन लॉक, जिन्होंने राजनीति के अंदर भी बहुत योगदान रहा, वो जॉन लॉक भी इसी इतिहास लेखन के अंदर शामिल किए जाते हैं। और विश्व की घटनाओं को आंकड़ों के माध्यम से लिखने की जो प्रणाली शुरू की वो जॉन लॉक के द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रकार फ्रांसिस बेकन, सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, जॉन लॉक आदि जो हक्सले, कांट, दुर्खाइम और नेविसन जैसे विद्वान जो है वो प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन में आते हैं। तो इस प्रकार के इतिहास लेखन में व्यवहारिक ज्ञान यानी कि अलौकिक ज्ञान की जगह पर व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर बल देने का कार्य किया और इन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान और तथ्यों के, आंकड़ों के आधार पर इतिहास लिखने का कार्य किया। यह था प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन। इतिहास लेखन की अगली जो परंपरा है उसमें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। अगली परंपरा है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इस प्रकार का इतिहास लेखन साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरुद्ध के अंदर शुरू हुआ था। हालांकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो है वो मूलतः भारत के अंदर ही शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो हमारे को जर्मनी के अंदर आदर्शवादी इतिहास लेखन में देखने को मिलती है। आदर्शवादी इतिहास लेखन जो कि जर्मनी के अंदर किया गया था। जर्मनी के अंदर हम्बोल्ट और रांके के द्वारा इस प्रकार का इतिहास लेखन
शुरू किया गया। और इसी आदर्शवादी इतिहास लेखन में हमारे को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रथम जड़ें देखने को मिलती हैं। ये साम्राज्यवादी जो यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास के अंदर स्थानीय प्रशासन को निम्न साबित करने का जो प्रयास किया, भारतीय लोगों को असभ्य मानने का प्रयास किया, और उन्होंने ये लिखा कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं निरंकुश व्यवस्थाएं थी। इस तरीके की जब टिप्पणी करने लगे, और भारत के अंदर आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय इतिहास में कहीं देखने को ही नहीं मिलती हैं, इस प्रकार की जब बातें बताई गई साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में, तो इन्हीं यूरोपीय साम्राज्यवादी इतिहासकारों के विरुद्ध में भारत के अंदर एक नए तरीके का इतिहास लेखन शुरू हुआ, जिसको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के नाम से पुकारा जाता है। लगभग इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 1950 के बाद में सामान्यतः मानी जाती है। 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद में भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किया गया, जिसमें 1857 की क्रांति के समय में भी हम पढ़ते हैं ताराचंद्र और मजूमदार जो हैं उनको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में रखने का कार्य करते हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा था। तो इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने देश का गौरवशाली जो अतीत था उसको सामने रखने का कार्य किया, और इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों को ये बताया कि भारत के अंदर जो आप प्रशासनिक व्यवस्थाएं आज कह रहे हो, वो वर्तमान की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारे को भारत के इतिहास में वैदिक काल में भी देखने को मिलती है, जैसे मंत्री परिषदीय व्यवस्था है, प्रांतीय व्यवस्था है, स्थानीय प्रशासन है, विभिन्न प्रकार की सभा हैं, समितियां हैं, ये तो हमारे को वैदिक काल में भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार भारत के संविधान के अंदर सदस्यों की जो उम्र का निर्धारण किया जाता है 33 से लेकर 65 के मध्य में या 70 के मध्य में, वो उम्र का निर्धारण हमारे को चोलकालीन अभिलेखों में भी देखने को मिलता है, जहां पर किसी भी समिति का कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए खुद के मकान में रहता हो, घर खुद के मकान में शौचालय हो, 1.5 एकड़ की भूमि उसके नाम पर हो यानी पट्टे पर हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, 35 से लेकर 70 वर्ष की उम्र के मध्य का हो। इस प्रकार की कई प्रकार के ऐसे सिद्धांत जो भारतीय संविधान में काम में लिए गए वो चोल काल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वैदिक काल से लेकर के और भी कई ऐसे राजवंश जैसे मौर्य साम्राज्य में पहली बार नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की भारतीय इतिहास के अंदर जो ये मंत्री परिषद व्यवस्था है वो प्राचीन काल से ही देखने को मिल जाती है। और आज की तारीख में जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है वो दो ही तरीकों के मंत्री परिषद मंत्रिमंडल हमारे को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य के काल में भी देखने को मिलते हैं, जो अर्थशास्त्र और विभिन्न अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था, राजदूत व्यवस्था जो है वो भी हमारे को प्राचीन भारत के इतिहास में देखने को मिलती है। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के अपने गौरवशाली अतीत को सामने रखने का प्रयास किया, और इन्होंने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की मूलत रूप से आलोचना की, और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरुद्ध में ही जिस प्रकार की इतिहास लेखन प्रणाली विकसित हुई वो थी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जनक तो वैसे रणजीत गुहा को माना जाता है, रणजीत गुहा को, लेकिन इसमें प्रसिद्ध इतिहासकारों के अंदर आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, पी.वी. काणे, पुरुषोत्तम वामन काणे, डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर, दामोदर दास रामकृष्ण भंडारकर, राधा कुमुद आर.के. मुखर्जी यानी राधा कुमुद मुखर्जी, के.पी. जायसवाल, कृष्ण प्रसाद जायसवाल, इतिहासकार ताराचंद्र,
तो इनमें रणजीत गुहा, आर.सी. मजूमदार, पी.वी. काणे, इसमें दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार आते हैं जिनका नाम नीलकंठ शास्त्री, अमलानंद त्रिपाठी, अमलानंद घोष, बी.एल. नंदा आदि जो इतिहासकार हैं वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इन इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत को सामने रखने का कार्य किया और इन्होंने बताया कि वर्तमान की जो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो हमारे को ईसा पूर्व काल के अंदर भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। भारतीय लोग असभ्य नहीं थे, उन्होंने कई प्रकार के नवीन आविष्कार भी किए थे। इस प्रकार गौरवशाली भारत के अतीत को सामने रखने का इन इतिहासकारों ने प्रयास किया। अगली जो इतिहास लेखन का दृष्टिकोण या परंपरा है वो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन